नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम उत्तर आधुनिकता के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिकता के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इस क्लास में हम उत्तर आधुनिकता क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा और आधुनिकता किस प्रकार से उत्तर आधुनिकता से भिन्न है, महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में आ सकते हैं, माइकल फुको और जैक्स डेरिडा के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ये प्रमुख उत्तर आधुनिक विचारक हैं। अगर हम इसके अर्थ की बात करें कि उत्तर आधुनिकता है क्या, तो एक समय अवधि के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से परंपरा के बाद आधुनिकता आई, यानी परंपरा के विरोध में आधुनिक समाज विकसित हुआ, उसी प्रकार से आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता आई है। इसको हम इसका विरोधी भी कह सकते हैं कुछ अर्थों में। अगर हम बात करें कि उत्तर आधुनिक समाज है क्या, तो जिस प्रकार से आधुनिकता का तात्पर्य पूंजीवादी समाज से है, औद्योगिक समाज से है, यानी इसमें क्या होता है, औद्योगिक उत्पादन होता है आधुनिकता में। उसी प्रकार से उत्तर आधुनिकता में वस्तुओं की बजाय सूचनाओं या ज्ञान का उत्पादन होता है। इसलिए उत्तर आधुनिक समाज को ज्ञान का समाज या सूचनाओं का समाज भी कहा जाता है, और आज के युग को ज्ञान का युग या सूचनाओं का युग कहा जाता है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और मुख्य रूप से जो इस अवधारणा का बेस है वो है सांस्कृतिक। मूल रूप से ये अवधारणा एक सांस्कृतिक अवधारणा है। पहली बार इस अवधारणा का विकास है वो 1960 में न्यूयॉर्क में कलाकारों से हुआ था, और मुख्य रूप से जो संगीत कलाकार थे उनसे यह शब्दावली है वो प्रारंभ हुई थी। अगर हम इसके प्रारंभिक प्रयोगकर्ता की बात करें कि उत्तर आधुनिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो प्रयोग किया था अर्नोल्ड टाइनबी ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में। लेकिन इस अवधारणा का सर्वप्रथम विस्तृत प्रयोग किसने किया, अवधारणा के तौर पर इसका वर्णन किसने किया, तो वो है 1789 में लियोटार्ड ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में इस अवधारणाओं को प्रयोग लेते हुए अनेक अवधारणाएं हैं वो प्रस्तुत की। कौन कौन सी की, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें, उत्तर आधुनिकता किसे कहते हैं, तो एक लाइन के अंदर या कोई सर्वमान्य परिभाषा इसकी नहीं दी जा सकती। जितने विचारक हैं उतनी परिभाषाएं हैं, क्योंकि यह एक ना तो कोई सिद्धांत है और ना ही एक कोई ऐसी अवधारणा है जिसको हम स्पष्ट शब्दों में कह सकें। ये अनेक अवधारणाओं का एक संयोग है, तो इसलिए इसकी परिभाषाओं में अत्यधिक विविधता है। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो जॉर्ज रिटर ने अपनी पुस्तक मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी में इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि उत्तर आधुनिकता का मतलब एक ऐतिहासिक काल से है। यह काल आधुनिकता की काल की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है। इसका संदर्भ सांस्कृतिक तत्वों से है, यानी ये इसको कालखंड के तौर पे देखते हैं। जब आधुनिकता की समाप्ति होती है तब उत्तर आधुनिकता है वो प्रारंभ होते हैं। जियो बॉर्डिलार्ड ने क्या कहा है कि उत्तर आधुनिक विश्व है संकेतों और छवियों, प्रतिलिपियों यानी फोटोकॉपी का समाज है। क्या है उत्तर आधुनिक विश्व, क्या है, संकेत और छवि, या इसको हम प्रतिलिपि कह सकते हैं या हम इसको फोटोकॉपी कह सकते हैं, का संसार है जिसका यथार्थ से कोई सरोकार नहीं है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। छवियां यानी प्रतिलिपि या फोटोकॉपी, तो वो कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज है वो एक प्रतिलिपि समाज है, क्योंकि आज के दौर में हम देखते हैं कि जो मूल चीज है, ओरिजिनलिटी है, वो खो गई है। जो कुछ हम सुनते हैं, हम कुछ देखते हैं, वो वास्तव में संकेत के तौर पे देखते हैं, हम उनकी छवियों को देखते हैं। जैसे कि श्रीलंका में कोई घटना घटित होती है, कुपोषण का शिकार कोई व्यक्ति मर जाता है, उस छवि को भारत के संदर्भ में पेश कर दिया जाता है कि देखो भारत के अंदर कुपोषण के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो संकेत थी, जो फोटोकॉपी थी, श्रीलंका से उठाया और भारत के संदर्भ में उसको पेश कर दिया। इसी प्रकार से हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते हैं कि फोटोकॉपी है वो फॉरवर्ड होती रहती है, उसमें कुछ नया जुड़ता रहता है। जो वास्तव में होता है, जो यथार्थ होता है, वो कोई और बदल जाता है।
वो किस में बदल जाता है, वो प्रतिलिपि में बदल जाता है। यानी यथार्थ कुछ भी नहीं है, फोटोकॉपी की फोटोकॉपी और उसकी फोटोकॉपी पे संसार है वो चल पड़ा है। ये जियो बॉडीलार्ड कहते हैं। इन्होंने 3 प्रमुख इसके सिद्धांत बताए थे उत्तराधुनिकता के: अनुकरण, अंतःस्फोट और हाइपर रियलिटी, अति यथार्थ। तो जो हम फोटोकॉपी की बात कर रहे हैं वो क्या है, असल में अति यथार्थ है। यथार्थ से भी बढ़कर उसको पेश किया जा रहा है। और ये जो प्रतिकृति है, फोटोकॉपी है, इसका आधार क्या है, जनसंचार के माध्यम इसका प्रमुख आधार है। हम उत्तर आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक शब्दावली और जुड़ी है, उत्तर औद्योगिक समाज। तो उत्तर औद्योगिक समाज की जो सर्वप्रथम चर्चा थी वो 2 विचारकों ने की थी। एक थे डैनियल बेल ने अपनी पुस्तक द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 में, और उससे पहले 1971 में अलेन टोरेन ने अपनी पुस्तक द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उत्तर आधुनिक और उत्तर औद्योगिक समाज की चर्चा की। और उन्होंने कहा कि आज के युग में तकनीकी ज्ञान और सूचना है वो सबसे महत्वपूर्ण बन गए हैं। ये दोनों उत्तर आधुनिकता का बेस है, इसी के आधार पर उत्तर आधुनिकता का विकास हुआ है। अब हम समझेंगे कि उत्तर आधुनिकता है वो किस प्रकार से आधुनिकता से भिन्न है। परंपराओं के कारण आधुनिकता आई, परंपराओं का विरोध किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कुछ परंपराएं अमानवीय थी, वो विकास में बाधक थी। लेकिन जब आधुनिकता तो आ गई, पूंजीवाद आ गया, औद्योगिक समाज आ गया, लेकिन कुछ उनके भी कुछ ऐसे परिणाम हमें देखने को मिले जो मानव जाति के लिए अच्छे नहीं थे। जैसे कि पूंजीवाद के कारण, औद्योगिक क्रांति के बाद या औद्योगिक उत्पादन के कारण क्या हुआ कि पूरा विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसके कारण? आधुनिकता के कारण। आधुनिक समाज है वो विलासितापूर्ण समाज है, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी उपभोग की वस्तुओं को खरीदना चाहता है, उपभोग करना चाहता है, बिजली का वो उपभोग कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, पूरे विश्व के अंदर पर्यावरण संकट आ गया और कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, हमें इससे क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा कि जो समाज के अंदर असमानता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, गरीबी और अमीरी की खाई है वो बढ़ गई। और एक और परिणाम हमें क्या देखना लगा कि आधुनिकता के दम पर, उसके बल पर पश्चिम की संस्कृति को पूरी दुनिया के अंदर थोप दिया गया, जिससे जो स्थानीय संस्कृति थी वो समाप्त होने की कगार पे पहुंच गई। तो इन सब के समाधान के लिए उत्तर आधुनिक समाज का अवधारणा है वो प्रस्तुत की गई है। तो क्या है, आधुनिकता में क्या है, परंपरा की प्रतिक्रिया की गई थी। तो इसी प्रकार से उत्तर आधुनिकता में आधुनिकता की प्रतिक्रिया की गई है। इसमें विशिष्टीकरण को बल दिया जाता है, तो इसमें संपूर्णवाद को महत्व दिया जाता है। इसमें व्यक्तिवाद को महत्व दिया जाता है। आधुनिकता में व्यक्तिवाद को अत्यधिक बल मिला है भौतिकवाद के कारण, और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि बनाने के लिए अन्य जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को भुला दिया गया है। लेकिन उत्तर आधुनिकता कहता है कि व्यक्तिवाद से काम नहीं चलेगा, हमें सामूहिकता पर बल देना पड़ेगा, पूरे विश्व को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आधुनिकता में तर्क प्रधान है, जिस प्रकार से परंपरा में क्या प्रधान था, धर्म प्रधान था। आधुनिकता में तर्क प्रधान है, इसी प्रकार से उत्तर आधुनिकता में भावना प्रधान है। भावनाओं को विशेष महत्व इसमें दिया गया है। ये विज्ञान, तर्क के बाद क्या आता है, तर्क से विज्ञान का विकास होता है, तो ये विज्ञान को महत्व देता है। उत्तर आधुनिकता भावना प्रधान होकर मानवता या मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाती है। ये प्रतिस्पर्धा पर विश्वास करता है। आधुनिकता पूंजीवाद किस पर आधारित है, प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, जबकि उत्तर आधुनिकता में सहयोग को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें विशाल सिद्धांत, बड़े बड़े सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, जबकि ये सूक्ष्म सिद्धांतों का पक्षधर है। इसमें पूरे विश्व के अंदर पश्चिम संस्कृति के साथ समानता लाने का प्रयास किया गया, और ये वैश्विक
संस्कृति को विकसित करने का प्रयास किया गया, जबकि उत्तराधुनिकता विविधता को बनाए रखते हुए स्थानीय संस्कृति को भी बराबर महत्व देती है। तो ये आधुनिकता और उत्तराधुनिकता में मुख्य अंतर है, और इसी के जरिए हम उत्तराधुनिकता को अधिक सरल तरीके से समझ सकते हैं। बाकी उत्तराधुनिकता एक बहुत ही जटिल अवधारणा है, इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, और जब हम परीक्षा के हिसाब से अगर बात करें तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उत्तराधुनिक विचारक हैं वो सारे के सारे पश्चिम विचारक हैं। इन्होंने अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग किया है, और जब हम हिंदी शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि वो हमारे समझ में नहीं आता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शब्दावली मुख्य रूप से उत्तराधुनिक समाज के संदर्भ में याद करनी होगी। अगर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो एक अवधारणा दी है विधि सम्मत संकट। ये अवधारणा हेबरमास ने दी थी। विधि सम्मत यानी आज की सरकारों के समकक्ष जो कानून के जरिए बनी हुई है, उनके सामने अनेक संकट आ रहे हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान में देख सकते हैं, हम सीरिया में देख सकते हैं, या किसी और देश के अंदर देख सकते हैं। भारत के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे संकट है जो चुनी हुई सरकार है उनके समकक्ष आ रहे हैं। तो ये अवधारणा हेबरमास ने दी थी। हेबरमास का संबंध है वो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि नव मार्क्सवाद या उत्तर मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद की बजाय उत्तर मार्क्सवाद हम इसको कह सकते हैं, इस पर ये विशेष बल है वो देते हैं। एक है विचारक एफ जेम्सन। इन्होंने पूंजीवाद के सांस्कृतिक तर्क को उत्तराधुनिकता में शामिल किया है, यानी पूंजीवाद के जो सांस्कृतिक पक्ष उभर कर आ रहे हैं वही उत्तराधुनिक समाज का निर्माण कर रहे हैं। हेबरमास ने ज्ञान के प्रकार बताए, ज्ञान को विशेष महत्व दिया, क्योंकि सूचना और ज्ञान ही है जो उत्तराधुनिक समाज को बनाते हैं। तो इन्होंने 3 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की, एक तकनीकी ज्ञान, दूसरा व्यवहारिक ज्ञान, और तीसरा उदारक ज्ञान, यानी जिसके जरिए हम विश्व को एक अच्छा विश्व बना सकते हैं, उसका विश्व का उद्धार है वो हम कर सकते हैं। लुई एल्थुजर ने, ये देखो कुछ अवधारणाएं हैं वो एक दूसरे से मिली जुली है, तो अंतर समझना इनमें जरूरी है। संरचनावाद, संरचनाकरण, सांस्कृतिक संरचनावाद, ये कुछ एक समान दिखने वाली अवधारणा है लेकिन अलग अलग है। तो संरचनावाद की अवधारणा है वो लुई एल्थुजर ने दी, सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा है वो पियरे वार्दियन ने दी। एक प्रमुख उत्तराधुनिक विचारक है बॉड्रिलार्ड। इन्होंने एक पुस्तक लिखी सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ 1976 में। वो कहते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में सिंबॉलिक यानी प्रतीकों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है, वो एक्सचेंज किए गए हैं। जैसे मैं अभी सोशल मीडिया की बात कर रहा था कि आजकल फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से हम आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं चीज़ों को, और उसमें कुछ नया जुड़ते रहता है। तो वो क्या है कि हम संकेतों को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो मूल संकेत होता है, जो मूल संदेश होता है, जो मूल बात होती है, उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो मर जाता है बीच में ही। और वो कहते हैं कि उत्तराधुनिक समाज भी इसी प्रकार का समाज है। इसकी अंतिम अवधि कब आ जाए, ये कब समाप्त हो जाए, इसका कुछ भी कहना असंभव है। और वो कह रहे हैं कि निकट है, उत्तराधुनिक समाज की मृत्यु भी बहुत निकट है। इसी प्रकार से सूचना समाज को समझने के लिए अत्यधिक महत्व वाले अंतराल या स्पेस की प्रवाह की संकल्पना है वो टोफलर देते हैं। ये एक परीक्षा में प्रश्न है वो पूछा गया है। फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री 1989 में इतिहास के अंत की बात की। वो मुख्य रूप से साम्यवाद के संदर्भ में ये बात बोल रहे होते हैं। एक प्रमुख उत्तराधुनिक और आधुनिक विचारक हैं गिडेंस। तो गिडेंस ने उत्तराधुनिक समाज को आधुनिक समाज को एक प्रतिबिंबित या प्रावर्तकतावादी समाज का है, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन। और उत्तराधुनिक समाज को इन्होंने कहा है लेट आधुनिकता। भी एक ऐसी आधुनिकता जो लेट आई है, और वास्तव में आधुनिकता ही उत्तराधुनिकता है, लेकिन थोड़ी लेट हो गई है। तो ये समय अवधि के साथ कह रहे हैं कि आधुनिकता के जो कुछ अलग पक्ष थे, बाद के पक्ष थे, वो उत्तराधुनिकता में समावेश है वो किए गए हैं। गिडेंस ने एक मुख्य सिद्धांत दिया था संरचनाकरण का सिद्धांत। संरचनावाद अलग है, संरचनाकरण का सिद्धांत है वो गिडेंस ने दिया था
अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 में वो क्या कहते हैं कि संरचनाकरण, जैसे कि नाम से पता चलता है, एक प्रक्रिया है जो बराबर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक प्रक्रिया जो समाप्त हो गई, ये प्रक्रिया यानी जो चलती रहती है, और उसमें मुख्य दो चीजें होती है, एक संरचना और एक कर्ता। कर्ता को वो एजेंट बोलते हैं, कर्ता को वो क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। वो कहते हैं संरचना और कर्ता की क्रिया को अलग करके नहीं देखा जा सकता, यानी जो समाज और व्यक्ति है उनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और गिडेंस कहते हैं कि समाजशास्त्र में जब सिद्धांतों का निर्माण होता है, या तो उसको व्यक्ति को आधार मानकर उस सिद्धांतों का निर्माण होते हैं, या समाज की संरचना को आधार मानकर उनका अध्ययन किया जाता है, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। बल्कि ये गलत है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे कि व्यक्ति और समाज, सूक्ष्म और वृहत, ये दोहरेपन नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि इन्होंने कहा है कि द्विविधा है, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, ड्यूअलिटी है, एक दूसरे से निर्मित है, एक के बगैर दूसरे का कोई अस्तित्व है इसमें नहीं है। संरचनाकरण है वो प्रकार्यवाद और उद्विकासवाद को नकारता है, क्योंकि ये यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और ये कहते हैं कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो व्यक्ति निरंतर बदलते रहते हैं। इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि रेल के डिब्बे में जब यात्रा करते हैं तो पुराने वाले जो यात्री हैं वो उतर जाते हैं, नए यात्री आ जाते हैं, यानी डिब्बे की जो संरचना है वो बदल गई है। इसी प्रकार से समाज है वो बराबर है, वो बदलता रहता है, पुराने वाले चले जाते हैं, नए वाले आकर नई संरचना का निर्माण करते हैं। व्यक्ति संरचना को बनाते हैं और संरचना व्यक्ति को बनाती है। अब हम बात करते हैं माइकल फूको की। देखो, उत्तराधुनिक विचारक बहुत ज़्यादा हैं, इन पर एक क्लास के अंदर चर्चा करना लगभग असंभव है। इन सब पर हम अलग अलग क्लासेस लगाएंगे जब भी टाइम मिलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर दो विचारक डेरिडा और फूको पे चर्चा कर लेते हैं। इनके जो थीम है उसको समझ लेते हैं ताकि हमारे प्रश्न है वो सही हो सके। मैंने पहले भी कहा था कि ये इनकी जो शब्दावली है वो बहुत ही जटिल है, आसानी से इसको समझा नहीं जा सकता। हमें इनकी मूल थीम को पकड़ना पड़ेगा ताकि हम सही आंसर है वो दे सकें। माइकल फूको, मैं यहाँ इनका कोई जीवन परिचय नहीं देने वाला हूँ, बस आधुनिकता को समझने में इनके जो विचार हैं उनको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। विस्तृत चर्चा हम किसी अलग क्लास में करेंगे। तो इन्होंने पहली बात की थी वो है पागलपन और सभ्यता के बारे में। इन्होंने ये इनका शोध का विषय भी था, पागलपन और सभ्यता। वो पागलपन को किस प्रकार से जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसमें अलग अलग समझा जाता है, उसको बेस बनाकर अपनी उत्तराधुनिक अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। ये लेवी स्ट्रास, जिनपाल सार्त्रे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। इन्होंने शक्ति की बात या शक्ति के सूक्ष्म राजनीति की बात इन्होंने की है कि जो राजनीति है वो शक्ति पर आधारित है और शक्ति किस प्रकार से बनती है, शक्ति क्या है, कहाँ से प्राप्त होती है, इसी से राजनीति की दिशा है वो तय होती है। फूको की जो अध्ययन विधि है वो पूर्णतः नितांत व्यक्तिक अध्ययन विधि है, ये आप नोट कर ले। इन्होंने पागलपन, चिकित्सा, कारागृह, कामुकता को अपना अध्ययन का विषय है वो बनाया है। अगर हम इनकी पुस्तकों की बात करें तो मैंने कहा कि ये इनका शोध कार्य था और पहली पुस्तक भी थी, 1961 में लिखी थी इन्होंने, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, पागलपन और सभ्यता। बाद में द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 में। आप जब फूको को पढ़ोगे तो एक कहानी के तौर पे हम पढ़ सकते हैं। वो पागलपन की बात करते हैं कि दुनिया के अलग अलग दौर में, अलग अलग समय अवधि में पागलपन को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता रहा है। हम भी बोल देते हैं, कोई अगर मंदबुद्धि है तो ये पिछले कर्मों का फल हो सकता है या कुछ इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। तो पहले तो पागलपन को एक विकार मानकर उस व्यक्ति को समाज से बाहर ही कर दिया जाता था, उसकी चिकित्सा की कोई व्यवस्था है वो नहीं की जाती थी। इन्होंने मुख्य रूप से मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल के बीच में एक उद्विकासीय अध्ययन है वो पागलपन और
सभ्यता का की है। बाद में वो कहते हैं कि किस प्रकार से पागलपन के इलाज के लिए क्लिनिक का जन्म होता है, कि धीरे धीरे पागलपन को एक बीमारी, सामान्य बीमारी मानकर इस बीमारी को दूर करने का प्रयास है वो किया जाता है, जो कि मध्यकाल में नहीं किया जाता। और वो इसको डिसिप्लिन एंड पनिश के साथ भी रखते हैं कि पागलों को जो अपराधी थे उनके साथ समकक्ष समझा जाता था और उनके साथ रखा जाता था, उनका जो पनिश किया जाता, जो दंड दिया जाता था वो इसी प्रकार का हुआ करता था। और जो मध्यकाल में दंड था वो भी क्या था, प्रतिशोध के तरीके से था, सुधारात्मक नहीं था। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, इसमें वो प्लास्टिक कामुकता की बात है वो करते हैं कि आज के दौर में जो कामुकता है वो बनाई गई कामुकता है, जो विभिन्न पुरुषों और महिलाओं के द्वारा, दोनों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसमें रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो देखो अगर हम फूको की बात करेंगे तो इसके 3 प्रमुख आधार है, इनके 3 प्रमुख बेस है, इनकी जो थीम है उसके 3 त्रिकोण हैं। 1 ज्ञान, नंबर 2 शक्ति, नंबर 3 व्यक्ति। ये अपनी सभी पुस्तकों में इन तीनों का जिक्र जरूर करते हैं, ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति। वो कहते हैं कि ज्ञान से शक्ति आती है और उस शक्ति को व्यक्ति किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1989 में इन्होंने पुरातत्व के आधार पर, यानी प्राचीन सभ्यताओं के से शक्ति ग्रहण, सभ्यता के विभिन्न युगों को वो पागलपन को किस दृष्टि से देखा जाता है और इसको वो ज्ञान और शक्ति के साथ जोड़ते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान का आविष्कार होता है और ज्ञान के आविष्कार से या विकास से इन समस्याओं का समाधान है वो किया जाता है। लोग शक्ति का प्रयोग है वो विमर्श, डिस्कोर्स के माध्यम से करते हैं। जब वो आपसी चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तब वो शक्ति ग्रहण कर रहे होते हैं और उस शक्ति का प्रयोग से उसके जो ज्ञान में वृद्धि होती है और व्यक्ति अपने आप को और ऊंचा उठाने का उसमें वो प्रयास करते हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि एक प्रश्न आया है कि तर्क है वो पागलपन की अंतिम भाषा है। ये प्रश्न एक बार प्रतियोगी परीक्षा में वो पूछा जा चुका है। तो ये 3 थीम की हम बात कर चुके हैं। वो ज्ञान की खोज है वो पुरातत्व से करते हैं। ये कुछ प्रश्न है वो आ सकते हैं। हम जैक्स डेरिडा की बात करें तो जैक्स डेरिडा में मुख्य रूप से 2 चीज़ों पर विचार किया जा सकता है, या उनकी जो प्रसिद्धि है उसके 2 कारण हैं। एक तो है उत्तर संरचनावाद, नंबर 2 है विखंडनवाद। तो विखंडनवाद की अवधारणा इनकी प्रमुख अवधारणा है। तो वो कहते हैं कि उत्तर संरचनावाद की शुरुआत है वो 1966 में, माना जाता है कि 1966 में इन्होंने एक व्याख्यान दिया था और वहाँ से उत्तर संरचनावाद की शुरुआत है वो हो जाती है। और जो इनका उत्तर संरचनावाद है वो विखंडनवाद पर आधारित है। तो विखंडनवाद को क्या कहते हैं डेरिडा, कि विखंडनवाद ने तो कोई एक विधि है, ने ही कोई सुनिश्चित या सुविचारित निर्णय है। यह तो अनिर्मित और खुलेपन का विशिष्ट नामकरण है जो अपनी महत्ता संदर्भ से ग्रहण करता है। संदर्भ को ये विशेष महत्व देते हैं अपनी विखंडनवाद की अवधारणा में। तो विखंडनवाद की अवधारणा या उत्तर संरचनावाद की अवधारणा है वो मूल रूप से एक व्याकरणीय अवधारणा है, व्याकरण शास्त्र यानी ग्रामेटोलॉजी से पर आधारित है, जिसमें वो कहते हैं कि जो भी मूल पाठ है, जो भी लिखित पाठ है, उनको क्या करना है, उनको विखंडित करना है। यानी जो टेक्स्ट क्या लिखे गए हैं उनका वो विखंडन करते हैं। मान लेते हैं कि 3 पाठ है या 3 टेक्स्ट है, 3 लिखित कोई शब्द हैं, तो वो तीनों का अलग अलग अर्थ निकालते हैं और फिर उनको जोड़ते हैं। इसका एक अलग अर्थ ले लिया, इसका अलग अर्थ ले लिया और इनको फिर वो जोड़कर एक अलग ही अर्थ निकालती हैं। वो कहते हैं कि इस प्रकार से टेक्स्ट का विखंडन करके कितने अर्थ निकाले जा सकते हैं और इन टेक्स्ट का मूल आधार क्या है, किस प्रकार से ये टेक्स्ट के माध्यम से, मूल पाठों के माध्यम से समाज के जो निम्न तबके हैं उनका शोषण किया जाता है। तो वो यहाँ से इन टेक्स्ट के विखंडन से अपनी बात शुरू करते हैं और इसी को वो विखंडनवाद की अवधारणा में
शामिल करते हैं और वो कहते हैं कि भाषा का जो वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। भाषा का मुख्य रूप से भाषा की जब वो बात करते हैं तो वो मूल पाठों की बात कर रहे होते हैं, टेक्स्ट शब्दों की वो बात कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि इनका जो अर्थ है वो संदर्भ के संबंध में समझा जा सकता है। अगर संदर्भ चेंज हो गया तो फिर उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। जैसे हम कई आम बोलचाल में बोल देते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं अगर वो खुशी में बोले जाते हैं तो उनका अलग अर्थ होता है, और अगर वो गम में बोले जाते हैं तो उनका अर्थ कुछ और होता है। तो ये मुख्य रूप से इनका विखंडनवाद है। अगर हम इनकी पुस्तकों की बात करें, या पुस्तकों से प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। स्पीच एंड फिनोमेना एंड अदर्स एसेज 1973 में इनकी पुस्तक आई थी। ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 में। राइटिंग एंड डिफरेंट्स, वो यहाँ राइटिंग की बात, जो विखंडन की बात करते हैं तो बार बार वो राइटिंग की बात कर रहे होते हैं कि राइटिंग के अंदर किस प्रकार से शब्दों के अर्थ हैं वो भिन्न हो जाते हैं संदर्भ के हिसाब से। तो वो इसमें जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनका भी लेते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ है वो उनका संदर्भ अलग था। अगर आज के संदर्भ में हम उनकी चर्चा करेंगे तो उनका अर्थ ही कुछ और हो जाएगा, वास्तविकता कुछ और ही निकल के आएगी। पोजिशंस डिसेमिनेशन, मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी 1972 में। ग्लास 1974 में। छह की जगह द ट्रूथ इन पेंटिंग 1978 में। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये आज की क्लास थी। उत्तराधुनिक विचारक हैं, उन पे हम आगे कभी चर्चा करेंगे। अगर आपके कुछ इस क्लास में चाहते हो कि कोई विशेष क्लास लगे तो मैं कोशिश करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस पर क्लास लगाने की मैं कोशिश करूँगा। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।